हाय बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हमारे यहाँ पे जे एडवांस के पीवाईक्यूज का डिस्कशन होने वाला है और टॉपिक रहेगा रिलेशंस एंड फंक्शंस। 2020 से लेके 2024 तक के जो 5 साल के पीवाईक्यूज हम यहाँ पे सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। एंड आप यहाँ पे धीरे धीरे देखेंगे कि आपको यहाँ पर कितने इजीली सारे सवाल करते आ रहे हैं। आपको यहाँ पर बस बड़ा साइज देख के डरना नहीं है। एंड ये शायद इसके पहले भी सभी वीडियोज में यहाँ पर आपको मैं बोलते आया हूँ कि अगर आप यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से अगर समझ लेते हैं देन द क्वेश्चन The only difficulty that the question might pose is कि यार वो दिखने में थोड़ा सा यहाँ पे डरावना है। अगर आप उस फियर से यहाँ पर जो है अगर लड़ जाते हैं तो जे एडवांस का भी मैथमेटिक्स आप काफी इजीली क्रैक कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पर बच्चों ये सभी जो सेशंस हो रहे हैं इनका जो है पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर पीवाईक्यू खजाना है, उसके अंदर आपको जाके मिल जाएगा। जे1 की एप्लीकेशन आप सभी के पास में होपफुली होनी चाहिए। एंड साथ ही साथ आपको अगर यहाँ पे अटेम्प्ट करना है फुल लेंथ पेपर कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में तो वो भी आप यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कर सकते हैं जाके। तो जे1 की एप्लीकेशन आप सभी के पास में होना चाहिए। साथ ही साथ आपके यहाँ पे लॉन्ग टर्म बैचेस की अगर मैं बात करूं तो इन्फिनिटी बैच आपके ड्रॉपर्स के लिए है। इफ यू वांट टू टेक अ ड्रॉप एंड यू वांट टू टारगेट द नेक्स्ट ईयर्स जेई मेन जेई एडवांस देन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बैचेस। आपको यहाँ पे टॉप टीम यहाँ पर पढ़ाने वाली है। लाइव क्लासेस होंगी, आपके यहाँ पे डीपीपी मिलेंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, अमेजिंग रिसोर्सेस हैं, टेस्ट सीरीज है ऑलरेडी इसके साथ में। एंड ऑल दिस थिंग्स बेसिकली यू कैन अफोर्ड एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे यहाँ पर आज के डिस्कशन विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन जो रिलेशंस का है ना। अब यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है रिलेशंस। अब इन्होंने यहाँ पर जो है पूछा है वो भी यहाँ पे 2 सवाल आपको मिल रहे हैं बढ़िया से। लेकिन फिर से रिलेशंस अगर है तो कितना ही डिफिकल्ट आपके यहाँ पे सवाल होगा। लेकिन फिर से यहाँ पर देखो ध्यान से कि आपका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, वो थोड़ा सा बड़ा सा है, ठीक है ना। क्या दिया इसके अंदर कि यार कोई तो एक सेट है जिसके अंदर 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट्स हैं एंड एक्स बी सेट ऑफ ऑल द रिलेशंस आर फ्रॉम एस टू एस दैट सेटिस्फाई बोथ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस है हमारे पास में। पहली कंडीशन है कि आपका रिलेशन तभी यहाँ पे वैलिड माना जाएगा जब उसके अंदर 6 एलिमेंट्स होंगे। और दूसरा आपको यहाँ पे ए और बी जो कंसिडर करने हैं टू क्रिएट द ऑर्डर्ड पेयर उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। तो यार इससे सिंपल यहाँ पर इंफॉर्मेशन मतलब कोई क्या ही आपको दे सकता था। आप यहाँ पे एक एक करके अपने सारे पॉसिबिलिटीज आई गेस बस लिख भी लेंगे तो भी आपको यहाँ पे आंसर आ जाना चाहिए। सोच के देखो कैसे कि अगर मैं यहाँ पे ए के लिए अपने वैल्यूज एक एक करके अगर अलॉट करना स्टार्ट करता हूं तो ए क्या क्या हो सकता है। ए आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 में से कुछ ना कुछ होगा, राइट। एंड इसके अकॉर्डिंगली आपके यहाँ पर जो बी के वैल्यूज हो सकते हैं वो क्या क्या होंगे तो उनको हम यहाँ पे सोच समझ के डिसाइड कर सकते हैं, राइट। कैसे सोच समझ के कि आप ये बोले कि यार अगर आपका ए का वैल्यू 1 है तो बी का वैल्यू 1 और 2 नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे आपका जो डिफरेंस है फिर वो 2 के बराबर या उससे बड़ा नहीं हो पाएगा। तो हम यहाँ पे 3 से शुरू कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बी के वैल्यूज में देखो क्या क्या हम मान सकते हैं। बी के वैल्यूज में हम यहाँ पे 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। मतलब 4 पॉसिबल यहाँ पे हम वैल्यूज कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसी के प्लेस में अगर आपने यहाँ पे 2 ले लिया तो क्या होगा। अगर आपने 2 ले लिया है तो आपका डिफरेंस क्योंकि आपको 2 या 2 से ज्यादा मेंटेन करके रखना है इसलिए आपको यहाँ पे 4 से शुरू करना पड़ेगा। 4 5 6 ही आप यहाँ पे 3 वैल्यूज कंसिडर कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आपने यहाँ पे 3 ले लिया तो क्या होगा। अगर आपने 3 ले लिया तो आप यहाँ पे अब 1 भी ले सकते हैं, इस बात का ख्याल रखें, है ना। आप यहाँ पे 1 ले सकते हैं क्योंकि इनका भी डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 के बराबर हो जाएगा। एंड साथ ही साथ आप यहाँ पे 5 और 6 भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड इफ आई अगेन डू द सेम थिंग फॉर द रिमेनिंग वैल्यूज तो 4 के साथ में आपको क्या क्या मिल जाएगा 1 और 2 मिल जाएगा और उसके साथ में यहाँ पे 6 मिल जाएगा। अगर मैं फर्दर आपको बताऊं कि यार आपके 5 के साथ में क्या क्या मिल जाएगा सो 1 2 एंड 3 मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं मिल पाएगा, राइट। एंड 6 के साथ में आपको क्या मिलेगा 6 के साथ में आपको मिलने वाला है 1 2 3 एज वेल एज 4, राइट। सो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हमारे यहाँ पर बन रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के मेरे ख्याल से काउंट करना भी काफी इजी है। 4 और 3 3 10 एंड 3 3 एंड 4 यहाँ पे 20 पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप ए और बी के बना सकते हैं। 1 के साथ में ये 4, 2 के साथ में ये 3, 3 के साथ में ये 3, इस तरह से आप अगर ए कॉमा बी बनाते जाएंगे तो आपको यहाँ पे 20 पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी। ए कॉमा बी की कितनी पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी आपको 20 पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। ऑलराइट, सो आपके पास में ये पहला वाला कंडीशन तो देखो सॉल्व हो चुका है। अब आगे इन्होंने और भी कुछ यहाँ पर बोला है। आर तो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। वैसे आप यहाँ पे अगर थोड़ा सा अगर सवाल भी अगर देख लें तो आपको पता चलेगा कि एट दिस पॉइंट ऑल्सो यू विल बी एबल टू आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमसे बस यही पूछ रहा है कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स को अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं और वो अगर इस तरह से MC6 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है तो m का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो आपका यहाँ पर देखो कि कंडीशन क्या है कि पहली बात तो ए कॉमा बी ने कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। मतलब हमें यहाँ पे इन 20 ऑर्डर्ड पेयर्स में से ही कोई ना कोई सिलेक्ट करना है। लेकिन एग्जैक्टली कितने सिलेक्ट करने थे, हमें 6 सिलेक्ट करने थे। तो 20C6 से तो आप इसको लिखोगे। तो ये जो आप बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हो जो यहाँ पे अलग अलग आपके रिलेशंस बन सकते हैं, जो आपके अलग अलग रिलेशंस बन सकते हैं उसको अगर आप काउंट करोगे तो 20C6 के ही बराबर आएगा। और इस वजह से कंपेयर करके m का वैल्यू सीधे सीधे 20 ही आपका बन जाएगा, राइट।
सो दिस वाज प्रीटी इजी टू आंसर। बिल्कुल भी जेई एडवांस वाला कहीं से कहीं तक फील अभी तक तो हमें यहाँ पे नहीं आ रहा है। वैसे यहाँ पे y और z भी आगे कुछ डिफाइन किया गया है। ये क्या बोल रहा है कि y के अंदर वो सब रिलेशन है जो x में बिलोंग करते हैं। x में बिलोंग करते हैं मतलब आप यहाँ पे काफी सारे रिलेशन है, कम नहीं है, 26 काफी बड़ा नंबर है, तो आपके उसमें यहाँ पे x सेट काफी बड़ा है, राइट। लेकिन अब यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, द रेंज ऑफ R हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। अब रेंज हम किस चीज को बोलते हैं, जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिख रहे होते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर लिखते समय ये जो बेसिकली सेकंड एलिमेंट आपका होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो आप यहाँ पे इमेजिन करो कि आपने एक रिलेशन डिफाइन किया है ना, और क्योंकि वो x में से ही कोई होना चाहिए, मतलब उसके अंदर 6 एलिमेंट्स तो होना ही चाहिए। आपने x के अंदर जो इतने सारे अभी यहाँ पे रिलेशन सोचे हैं उनमें से ही कोई ना कोई रिलेशन आपको यहाँ पे अभी उठाना है, और वो जो रिलेशन आपने उठाया है वो y का पार्ट तभी हो सकता है जब उसके रेंज में एग्जैक्टली एक ही एलिमेंट हो। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखता हूं तो मेरे पास में a, b अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं a, b में क्या क्या लिख सकता हूं, मैं यहाँ पे 1,6 लिख सकता हूं, 2,6, 3,6, 4,6। लेकिन अब मैं फर्दर यहाँ पे जो लिखूंगा उसके अंदर 5, क्या लिखूंगा, 5,6 तो नहीं लिख सकता क्योंकि वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 6,6 भी नहीं लिख सकता। इस वजह से आपके पास में जो भी यहाँ पे रेंज आएगा उसके अंदर एक एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट आएगा, ये चीज फील करने की कोशिश करो। रेंज मतलब बाद वाला एलिमेंट, मतलब बी वाले वैल्यूज में आप यहाँ पे इमेजिन करने की कोशिश करेंगे आपको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 1 के साथ में, 2 के साथ में, 3 के साथ में, 4 के साथ में, 5 के साथ में, 6 के साथ में अगर सेम वैल्यूज अगर यहाँ पे लेने की कोशिश भी करें तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि यार देखो 6 आपके इसमें 4 बार आ रहे हैं, 1 भी आपके इसमें 4 बार आ रहे हैं, और बाकी तो 3 ही बार आ रहे हैं। जैसे कि 5 आपका 3 ही बार आ रहा है, 2 आपका 3 बार आ रहा है, 3 भी आपका 3 बार आ रहा है, 4 भी आपका 3 बार ही आ रहा है। तो बेस्ट केस सिनेरियो में भी आपको यहाँ पर जो है कम से कम 2 रेंज के अंदर एलिमेंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये समझो, है ना। जैसे कि यहाँ पे एक बार फिर से अगर आपको दिक्कत आ रही है, वैसे तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं एक एग्जांपल भी लिख के दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे 1,6 लिखा, 2,6 लिखा, 3,6 लिखा, 4,6 लिखा, लेकिन अब मैं समथिंग 6 नहीं लिख पाऊंगा। मैं अब आगे जो भी लिखूंगा है ना 5, तो उसमें एक एडिशनल वैल्यू मुझे मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है ना। अब ज्यादा से ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, लेट से यहाँ पर भी 1 1 डाल के मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज 2 कर सकता हूँ। एक तो 6 हो गया और एक 1 हो गया, लेकिन 2 से कम नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअली यहां पर क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y तो आपके 0 ही हो गए हैं, y के अंदर तो कुछ आया ही नहीं है। और z क्या है, r इज अ फंक्शन फ्रॉम s टू s। अब अगर कोई भी चीज आपकी अगर फंक्शन बनने वाली है, इसका मतलब क्या है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड से जो एरो निकालना है वो एक ही एरो निकलना चाहिए, मल्टीपल एरोस नहीं निकलना चाहिए। जबकि रिलेशन के अंदर हम क्या बोलते हैं कि यार निकल रहे हैं मल्टीपल एरोस, तो निकलने में हमें दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन अब हमें यहां पर फंक्शन बनाना है, तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि ए सेट के अंदर ये सारे वैल्यूज हैं, बी के अंदर मैं यहाँ पे अब रैंडमली एरो नहीं लगा सकता, मुझे यहाँ पे कुछ चुनिंदा प्लेसेस अलॉट की जाएंगी, उनमें से ही मुझे यहाँ पर अपने एरोस की डेस्टिनेशन सिलेक्ट करनी है, राइट। जैसे अगर मुझे 1 का एरो सिलेक्ट करना है कहां जाएगा, तो 1 का एरो इन 4 वैल्यूज में से ही किसी एक वैल्यू पे जा पाएगा, समझ रहे हो। इन 4 वैल्यूज में से ही कोई एक वैल्यू आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना, वहां पे आपका एरो जा सकता है। 6 ऑप्शंस नहीं है इसके पास में, क्योंकि फिर से आप यहां पर नोटिस करें कि यार ये जो है ये अल्टीमेटली एक्स के ही रिलेशंस को एनालाइज करवा रहा है फिर से, राइट। मतलब यहां पर ये जो 2 कंडीशन है ये तो आपकी सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, मतलब आपको यहीं पे अपनी बात करनी है, इसलिए हमने यहां पे छोटा सा लिख के इसको डिटेल में रख लिया है। अगर मैं 2 के साथ में देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि मेरे पास में 3 ही ऑप्शंस है, तो मैं 3 में से कोई एक ले सकता हूं एरो लगाने के लिए, है ना। अगले वाले में भी 3 ऑप्शन है, अगले वाले में भी 3 ऑप्शन है, अगले वाले में 3 ऑप्शन है, उसमें से एक एक में सिलेक्ट कर सकता हूं, एंड लास्ट वाले में फिर से मेरे पास में 4 ऑप्शन है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर आंसर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, कि वो एक फंक्शन की तरह आपको दिखाई देना चाहिए। और ये चीज अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये कितना है, ये बेसिकली 4 इंटू 3 इंटू 3 का स्क्वायर है ना, क्योंकि 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 3, और ये उसका स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे अगर उसके मॉड की वैल्यू बताते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा, है ना। ये पूछ रहा है कि यार आपको जब ये आंसर मिलता है तो ये किसी चीज का स्क्वायर है, तो वो किस चीज का स्क्वायर है, तो वो 36 का स्क्वायर है, ऐसा हम यहाँ पे बता सकते हैं। ये आपका यहाँ पर जो है जे एडवांस का सवाल है, 2024 का सवाल है, बट ऐसे सवाल अगर आपको अपने एग्जाम में मिल रहे हैं तो आपने तो डेफिनेटली इसको टारगेट कर ही लेना चाहिए। एडवांस में एक्चुअली हम क्वालिटी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चन से, और ये बिल्कुल भी उस क्वालिटी पे खरा नहीं उतरता, ठीक है ना। लेकिन अभी तो ये तब भी आपको ठीक लगा होगा क्योंकि एटलीस्ट पैटर्न यहाँ पर बेटर है, कम से कम 2-3 अलग अलग यहाँ पे सेट्स के फॉर्मेट में आपको चीजें एनालाइज करनी पड़ रही है। अभी आगे देखो होता है क्या, है ना, आगे आपको और भी इजी क्वेश्चन अभी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। सो लेट अस मूव ऑन एंड लेट अस डू दिस क्वेश्चन। ये आपका लॉग फंक्शन का एकदम ही सिंपल क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर जो है आपको पकड़ा दिया है, इसके भी बच्चे नंबर कमा के आए हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप नोटिस करते हैं कि आपको ए और बी कुछ गंदी सी वैल्यूज दे रखी हैं, और ये दोनों ही क्या है आपके बेसिकली बेस वाले वैल्यूज है।
तो अगर आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो सिंपल सी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन जाएगी, तो आपका एक्स और वाई आ जाएगा। तो मतलब ये जो राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स है ये कैलकुलेट करना आपका मेन काम है, बस इतना ही है, राइट। सो लेट अस ट्राई टू डू दैट। आपका यहाँ पर जो आरएचएस में सबसे पहले लिखा हुआ है वो लॉग ऑफ बेस में ए, और यहाँ पे ए का जो वैल्यू है इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो ये अगर मैं 3 को अंदर भेजूंगा तो ये 9 1 के अंदर जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर कितना है 18 है। मतलब यहाँ पर इसका जो बेस है ये 18 की पावर 1/2 बनवाना चाहता है, और इसका जो नंबर है वो भी 18 की पावर समथिंग है 5/4। तो बहुत ही बढ़िया हो गया। हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये 5/4 बाहर और ये 1/2 बाहर खींच सकते हैं। तो 5/4 तो न्यूमरेटर में जाएगा, लेकिन 1/2 डिनोमिनेटर में जाता है। जो आपका बेस का पावर होता है वो डिनोमिनेटर में बाहर आता है, और लॉग 18 बेस में 18 को तो हम यहाँ पे 1 पहली बार में लिख देते हैं। थोड़ा बहुत कैंसिलेशन करा के यहाँ पर आपको 5/2 के बराबर वैल्यू दिख रही है। सिंपल इतना ही करना था। फिर आप यहाँ पे देखिए कि आपका अगला वाला वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे देखो जैसे 18 यहाँ पे था तो यहाँ पे बेस में भी 18 बना, वैसे यहाँ पे 1080 है, तो ऐसा लगता रहा है कि यार यहाँ पर भी कहीं ना कहीं बेस में 1080 बनेगा, तभी यहाँ पे अच्छा कुछ आंसर आपका निकल पाएगा, राइट। सो ऑलरेडी वो चीज हमारे दिमाग में है, इसलिए भी हमें यहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा। अब ये चीज अगर मैं देखूं तो यार मैं क्या बोल सकता हूं, यार ये पावर 1/6 है, ये पावर 1/2 है। सोच के देखो b का जो यहाँ पर वैल्यू है उसके अंदर 5 की पावर 1/6 है, और यहाँ पे 6 की पावर 1/2 है। अब 6 की पावर 1/2 की जगह में यहाँ पर इसको 6 की पावर 3/6 बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, 6 की पावर 3/6 बोल सकता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली 1/2 के ही बराबर हो गया। तो यहाँ पे बाई 6 कॉमन लेके मैं बोल सकता हूँ कि b अल्टीमेटली क्या है, b मतलब आपका यहाँ पे 1/5 इंटू 6 का क्यूब, 5 इंटू 6 का क्यूब का पावर 1/6 है ना। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ। और इंटरेस्टिंगली जब आप यहाँ पे 6 का क्यूब इंटू 5 करते हैं तो कितना आता है, ठीक है ना। मतलब 216 इंटू 5 करके आपके इसमें कितना आता है, 30 आया है, एंड 8 आया है, एंड 1080 ही आया है, ठीक है। सो ये बढ़िया बात हो गई हमारे पास में कि आपका जो बेस यहाँ पे 20 बार इसने देने की कोशिश करी है वो भी एक्चुअली किसके फॉर्मेट में है, 1080 के ही फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर मैं प्रिसाइसली यहाँ पे लिखना चाहूँ ये क्या हो जाएगा, 1080 की पावर 1/6 हो जाएगा। लेकिन वो भी कहाँ है, वो बेसिकली रेसिप्रोकल है। मतलब यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मैंने, 1080 की पावर में -1/6 लिखना चाहिए, ये मेरा बेस है। और अगर मैं यहाँ पे नंबर की बात करूं तो ये 1080 की पावर कितना है, 1/2 है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे फिर से वही काम करते हैं, 1/2 बाहर आएगा, -1/6 भी बाहर आएगा, एंड अल्टीमेटली आपका 1 ही यहाँ पर बचेगा। So that gives us how much? That gives us -3 as the value, right? So आपके इसमें यहाँ पर ये जो RHS के अंदर 2 नंबर होने चाहिए थे उनके यहाँ पे कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये एकदम ही बच्चों वाला यहाँ पर जो है सवाल अभी आप सॉल्व करने वाले हैं, तो हंसना मत, ठीक है ना। जेईई एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 3x + 2y आपके यहाँ पर कितना आता है, ये आता है 5/2 के बराबर, और आपका यहाँ पे 2x - y जो है ये आता है -3 के बराबर, ठीक है ना। सो डबल करके यहाँ पर ऐसा करते हैं, ऐड कर लिया जाए इनको। तो पहली वाली इक्वेशन तो आपकी सेम ही रखते हैं, पहली वाली इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं। दूसरी वाली इक्वेशन को डबल करके ऐड कर लिया जाए। अगर मैं ऐड कर लेता हूं तो यहां पर आता है मेरे पास में 7x, यहां पे हो जाएगा 0, और यहां पे हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -7/2 है ना। 7 से कैंसिलेशन के बाद आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पे x का वैल्यू -1/2 मिल रहा है। x का वैल्यू आपको -1/2 मिल गया, तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, वाली इक्वेशन अच्छी लग रही, y को उस तरफ 3 को इस तरफ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 3 - 1 मतलब 2 हो जाएगा, y का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, राइट। तो x और y के वैल्यू आ चुके हैं, तो आपको यहाँ पर फाइनली क्या चाहिए, आपको ये बेसिक से कैलकुलेशन करना है कि 4x + 5y कितना होगा, ठीक है ना। 4x + 5y कितना होगा, तो 4x हो जाएगा आपका -2, 5y हो जाएगा 10, मतलब ये हो जाएगा 8 के बराबर, ठीक है ना। तो 8 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है 8। बताओ, ये भी जेईई एडवांस। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसा जेईई मेन भी नहीं पूछने वाला है ना, ऐसा सवाल कभी कभी यहाँ पे जेईई एडवांस में देखने के लिए मिल जाता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम 24 अगेन, एंड ये सवाल देख के ऐसा लगता है कि यार ये तो छोड़ने का मन कर रहा है, लेकिन फिर से मैट्रिक्स मैच का है बेटा। हमने इसके पहले जितने भी वीडियोस अभी तक किए हैं हर बार मैंने यही बताने की कोशिश करी, एक्सट्रीम बैच में मैंने यही बताने की कोशिश करी है कि यार जेईई एडवांस सिंपल सवाल भी आपको ऐसा परोस के नहीं देगा, सिंपल सवाल में भी ऐसा कुछ तरीके से यहाँ पर जो है सवाल कन्वे करेगा कि लगता है कि पता नहीं क्या करवा रहा है हमसे, राइट। अब यहाँ पर इन्होंने fx डिफाइन किया है, gx डिफाइन किया है, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, और इनफैक्ट देखे हुए से ही फंक्शन है, ये तो क्या है कुछ तो लाइन वाइन है, और ये भी हमारा काफी देखा हुआ है, मतलब क्लास इलस्ट्रेशन, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी यहाँ पर हमें पता चलती है, तो ये भी हमारा एक्चुअली क्लास में देखा हुआ फंक्शन होता है, ठीक है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर ऐसा लगता है कि यार hx के ऊपर डिस्कशन है पूरा, h इज दिस, h इज दैट, है ना। तो ऐसा लगता है यार h को कोई बहुत बड़ी चीज इसने यहाँ पे डिफाइन करके रखी। हाँ, डिफाइन तो इसने h बहुत बड़ा किया है,
लेकिन अल्टीमेटली जब आप यहाँ पे ऑप्शन चेकिंग करने जाते हो कि यार मैं किस चीज को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, तो आप ये नोटिस करते हो कि आपको हर एक ऑप्शन में एबीसीडी में से जो यहाँ पर कोएफिशिएंट्स हैं ए बी सी एंड डी, एबीसीडी में से हमेशा ही कोई एक ही वैल्यू 1 मिल रही है, बाकी सब तो 0 ही है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यार एट ए टाइम एच एक्स इन 4 टर्म्स में से कोई एक ही टर्म बेसिकली जो है बन रहा होगा, राइट। तो यहां पर आपका एनालिसिस हो जाता है बहुत ही ज्यादा आसान, राइट। सो लेट अस डू दैट। आप यहां पे पहले b इक्वल टू 1 वाला चलो सॉल्व करके देखो, जहां पे बाकी सब 0 हो जाते हैं, b की वैल्यू आपके यहां पे 1 के बराबर आती है, राइट। सो मतलब आप यहां पे अगर अपना p ऑप्शन चेक करना चाहते हैं तो आप पता है क्या चेक करोगे, आप यहां पे एच एक्स इक्वल टू सॉल्व करोगे जी एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स, जी एक्स प्लस जी ऑफ हाफ माइनस एक्स, इतना ही आप यहाँ पे चेक करने वाले हो, है ना। ये एच एक्स है भाई। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करते हैं कि यार यहाँ पे जी एक्स जो है वैसे भी बहुत ही सिंपल है, आप इसका ग्राफ ही बना लो, ठीक है ना। एंड ग्राफिकली अगर आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस आते हैं करते, देन यू शुड डेफिनेटली गो इन दिस डायरेक्शन। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पे नोटिस करते हो कि यार इसके अंदर 0 से लेकर हाफ के बीच में कोई नॉन जीरो वैल्यू एक्सपेक्टेड है, बाकी सब जगह तो वैसे भी 0 ही है, समझ रहे हो, इतना ईजी। मतलब आप यहाँ पे 0 डालते हो तो कितना आता है, 0 डालते हो तो 1 आता है, ठीक है ना, 0 डालते हो तो 1 आता है, और हाफ डालते हो तो फिर से कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, हाफ डाल के 0 हो जाता है। और उसके बाद में तो बाकी सब जगह जो भी आप इनपुट डालोगे 0 ही आंसर आपको मिलने वाला है, ठीक है। मतलब इस तरफ भी 0 है, इस तरफ भी 0 है, एंड बस यहां पे आपको इस तरह से एक कुछ पॉजिटिव वैल्यूज मिलने वाली है। ये है बताओ आपका gx। अगर ये आपका gx है तो अब यहां पे आपको क्या करना है, gx के साथ में हाफ माइनस एक्स भी यहां पर क्रिएट करना है। तो आप यहां पर सोचो कि ये कैसे क्रिएट हुआ होगा, ठीक है ना, ये कैसे क्रिएट हुआ होगा। आप यहां पर एक काम कर सकते हैं, है ना, अल्टीमेटली है तो gx ही। आप यहां पे ये सोच सकते हैं कि यार अगर मैं इसके अंदर 0 डालता हूं तो क्या होगा, मैं अगर इसके अंदर 0 डालता हूं तो एक्चुअली हाफ के बराबर वैल्यू देगा, और हाफ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। कहना क्या चाहता हूं, आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ग्राफ अभी रेड कलर का, वो gx का है। अब ऐसे ही आप यहाँ पे g ऑफ हाफ माइनस एक्स का भी ग्राफ बना सकते हैं क्या, ये मेरी क्यूरियोसिटी है, जो आप यहाँ पे एक बार सोच के देखो कि यार अगर मैं इसके अंदर 0 डालता हूं, है ना, इस एंटिटी के अंदर अगर 0 डालता हूं, मतलब मैं बनाना चाहता हूं यहाँ g ऑफ हाफ माइनस एक्स का ग्राफ, ऑलराइट। तो 0 डाल के यहाँ पर हाफ बनेगा, हाफ पे इसकी आदत क्या है कि g को हाफ जब भी इनपुट मिलता है तो ये 0 बेसिकली आंसर जनरेट करता है। इंस्टेड अगर मैं यहाँ पे हाफ डाल देता हूं, अगर मैं यहाँ पे हाफ इनपुट डालता हूं तो इसको क्या मिलेगा, g को 0 मिलेगा, और g को 0 मिलता है तो इसकी 1 क्रिएट करने की आदत है, ठीक है ना। बस तो 0 से लेकर हाफ के बीच में आपका इस बार जो ग्राफ जा रहा है वो इस तरह से ऊपर जाएगा, एंड बाकी सब जगह तो वापस 0 ही है ना, इस तरफ भी 0 है, इस तरफ भी 0 है, राइट। इसके बाहर कोई भी इनपुट अगर आप यहाँ पे डालते हो 0 और हाफ के बाहर, तो ये भी आपका जो इनपुट है इस 0 और हाफ के बाहर चला जाएगा, और 0 और हाफ के बाहर तो g को कभी इनपुट मिलता है तो 0 ही हो जाता है। तो यार इन दोनों का आपको क्या करना है, अल्टीमेटली इन दोनों का आपको एडिशन करना है। अगर आप इन दोनों का एडिशन करेंगे तो फिर से यहां पर मुझे बताओ, 0 के पीछे दोनों ही सेक्शन 0 है, हाफ के आगे दोनों ही सेक्शन 0 है, तो ऐड करने पे 0 ही बनेगा ना, एडिशन वाले फंक्शन का भी वैल्यू 0 ही बनेगा। और यहाँ पे इस बीच में क्या हो रहा है, इस बीच में बेसिकली दोनों मिलकर हमेशा ही 1 क्रिएट करेंगे। देखो एक बार ध्यान से, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो आपके उसमें 0 अगर डलेगा तो यहाँ पे 0 बनेगा, यहाँ पे 1 बनेगा, दोनों को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। अगर हाफ डालोगे तो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 0 बनेगा, दोनों को ऐड करके 1 आ जाएगा। इनफैक्ट इन दोनों को अगर आप यहाँ पे लिख के देखना चाहते हैं, लिख के भी देख सकते हैं, आपको दोनों का एडिशन क्या मिलेगा, अल्टीमेटली फंक्शन का 1 के बराबर ही मिलने वाला है, ऑलराइट। इसको फिर से सॉल्व करके मुझे दिखाना वैसे तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक बार दिखा देता हूं कि यार आपका g ऑफ 1 माइनस एक्स, हाफ माइनस एक्स अगर आपको बनाना है तो कैसे दिखाई देगा, ठीक है ना, समझ रहे हो। दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से आपको समझ में आ ही गया होगा, बट स्टिल कि g ऑफ हाफ माइनस एक्स होगा कैसे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर बेसिकली 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1/2 माइनस एक्स, ऐसे कुछ यहाँ पर सॉल्व करना है। एंड व्हाट इज दैट गिविंग यू, है ना, यहाँ पर आपके इसमें -1 आएगा, एंड माइनस माइनस प्लस आपका यहाँ पर 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपकी कहानी, समझ रहे हो, ये है आपकी कहानी। एंड इसके साथ में ही आप यहाँ पर नहीं, एक बार फिर से चेक कर लूँ मैं इसको, हम यहाँ पे जब इसको करते हैं तो हाँ यहाँ पे 0 आ जाता है ना, ठीक है, यहाँ पे 0 आता है, ये है इसकी कहानी, 2x है ये बेसिकली बस, राइट। सो आप यहाँ पे अगर इस 2x को ऐड करते हो, इस 2x को ऐड करते हो इसके साथ में, सो ये 2x वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाता है, और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, केवल और केवल 1 मिलेगा, ठीक है ना। ये हालांकि हम ग्राफ से भी कंक्लूड ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वैसे इन दोनों का एडिशन का ग्राफ अल्टीमेटली कैसे आ रहा है, इनका एडिशन का ग्राफ अगर आप यहाँ पे बनाते हैं तो आपके इसमें ये चीज आ रही है, ठीक है ना, ऑलराइट। नाउ दिस इज माय प्रिफर्ड मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, बट यू गाइस कैन डेफिनेटली डू अ लॉट मोर डिफरेंट टेक्निक्स, है ना, यू कैन यूज लॉट मोर डिफरेंट टेक्निक्स टू गेट योर आंसर। बट अल्टीमेटली यहाँ पर आपको ये समझ में आता है कि भाई इसके आंसर में
या तो 0 आएगा या फिर सीधे 1 आएगा, और कुछ यहाँ पर आपको नहीं मिल सकता। इसके आंसर में या तो 0 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई वी गेट अ वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन नंबर 5 कि रेंज ऑफ h इज व्हाट 0 से लेके 1 इन दिस केस। सो p का वैल्यू आपके यहाँ पर कहाँ जा रहा है 5 पे जा रहा है। p का वैल्यू 5 पे जा रहा है तो आप यहाँ पे a और d को तो पहली बात यहाँ पे कैंसिल कर दो, ठीक है ना। एक बार जैसे आपने इन दोनों में से सिलेक्ट करने का यहाँ पे सोचा है, वैसे आप यहाँ पे देखो 2 3 है, 4 2 है एंड 3 4 है, मतलब आप यहाँ पे किसी भी एक को अगर फर्दर सॉल्व कर लोगे तो आपको यहाँ पे काम ही हो जाएगा। तो फिर से आपने यहाँ पे नोटिस करना चाहिए कि यार अल्टीमेटली आपको अगर ये पता चल ही चुका है कि हम यहाँ पे किसी एक को ही एनालाइज करने वाले हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे d को इक्वल टू 1 करने वाले को एनालाइज करूं, क्योंकि वो gx ही है। जैसे मैं यहाँ पे बाकी सबको 0 करूंगा, मतलब ये लास्ट वाला, अगर मैं यहाँ पे लास्ट वाले को यहाँ पर जो है 1 करता हूँ और बाकी सबको 0 करता हूँ, तो मुझे gx को एनालाइज करना है, मतलब मुझे इस रेड वाले ग्राफ को ही एनालाइज करने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या लगता है आपको यहाँ पे आपको जो gx है उसके अंदर कौन सा ऑप्शन फिट बैठता है? क्या यहाँ पर ये 1 1 फंक्शन है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि -1 डाल के भी 0 है एंड 1 डाल के भी 0 है, तो 1 1 कहां से हो गया? ये तो मैनी 1 है। क्या ये ऑन टू है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका यहाँ पर जो h फंक्शन डिफाइन किया गया है वो कहां से कहां तक है ना, यहाँ पर आपके h फंक्शन भी r से r तक है, तो इसका जो रेंज है वो यहाँ पर जो है आपका पूरा r तो कवर कर नहीं रहा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डिफरेंशिएबल तो ऑब्वियसली नहीं है, टूटा हुआ ग्राफ है आपका, है ना। रेंज इसकी हाँ 0 से लेकर आने वाला रेंज वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया, राइट। तो आपके यहाँ पर ये जो S वाला ऑप्शन है ये 4 पे जाना चाहिए, S वाला ऑप्शन 4 पे जाना चाहिए, मतलब आपके यहाँ पे C ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते हो। नाउ रियलाइज दिस कि आपने भले ये पहला वाला क्वेश्चन किसी भी तरीके से सॉल्व किया हो, आपने यहाँ पे एनालिटिकली सॉल्व किया हो या ग्राफिकली सॉल्व किया हो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपने आंसर मार्क कर दिया और अभी तक आपने fx फंक्शन के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। fx के बारे में आपने कुछ नहीं सोचा, तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये पता नहीं साइन 1/x वगैरह मैं सही से कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो भी आपको यहाँ पर जो है एटलीस्ट आंसर तो मार्क करते आ ही रहा है। एंड लॉट ऑफ टाइम्स दिस हैपेंस, अगर आप मैट्रिक्स मैच के क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो वो एक्चुअली इस रीजन से कि आपको पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना पड़ता, इट बिकम्स ईजियर। तो उस साइज से आपको डरना नहीं है, आपको यहाँ पे इस पैटर्न का जो वीकनेस है वो यहाँ पर जो है पकड़ में आना चाहिए, आपको अपने ऑप्शन एलिमिनेशन से जो है अपने आंसर तक जल्दी से पहुंचते आना चाहिए, ठीक है ना। बट अगेन जैसे कि इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है ना, कि क्योंकि लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है, तो हम बाकी ऑप्शंस भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बट अदरवाइज देखो आंसर तक पहुंचने के लिए तो आप यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। ऑलराइट, सो हमारे यहाँ पे 2 सॉल्व हो चुके हैं, हमने P सॉल्व कर लिया है, S सॉल्व कर लिया है। Q की अगर मैं बात करूं तो Q के अंदर ये क्या कर रहा है, A को बेसिकली यहाँ पर ये 1 कर रहा है, बाकी सबको 0 कर रहा है, मतलब ये fx को एनालाइज करने के लिए बोल रहा है। तो fx को एनालाइज करना है, ये हमारा बिल्कुल ही क्लास का यहाँ पर फंडा है। तो आप यहाँ पे fx के बारे में क्या जानते हैं? fx के बारे में आप यहाँ पर जानते हैं कि यार आपको x mod x साइन ऑफ 1/x, ठीक है ना। इसके अंदर वैसे तो यहाँ पर ये क्लास में जो पढ़ाया जाता है ये वाला फंक्शन, क्लास में जब भी फंक्शन पढ़ाया जाता है तो आपको ऑलरेडी पता है कि ये किस सिचुएशन में पढ़ाया जाता है। ये आपको डिफरेंशिएबिलिटी वाले सिचुएशन में पढ़ाया जाता है, जहां पे अल्टीमेटली कंक्लूजन यही आता है कि ये 0 पे डिफरेंशिएबल है, राइट। सो अगर आपको डायरेक्टली याद है तो फिर तो ये और भी अच्छी बात है, फिर तो आप यहाँ पे शायद इसको प्रीफर करते हैं। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि क्लास इलस्ट्रेशन है तो आप इसको प्रीफर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं भी पता तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना LHD और RHD कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जब भी ये 1/x वाला क्वेश्चन आता है थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहें, 1/x वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे LHD RHD अलग से चेक करने में ज्यादा सहूलियत होती है, रादर देन डिफरेंशिएटिंग एंड देन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इक्वल टू 0, वो काम एक्चुअली यहाँ पे करना नहीं चाहिए। ऑलराइट, इसलिए क्लास में इसको डिस्कस किया जाता है। ऑलराइट, सो आपका यहाँ पर जो LHD आएगा इस केस में क्या है, अगर मैं टेंडिंग टू 0 पे बात करता हूं तो, है ना। अच्छा, बाकी सब जगह तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर मैं 0 पे ही यहाँ पर बात करूं तो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसको तो इन दोनों को तो वैसे भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। इसको कह सकते हो कि चलो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की दिक्कत हो सकती है, और ये भाई 0 पे डिफाइन नहीं है, ये 0 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आज आगे डिस्कशन जो होने वाला है वो 0 पे होने वाला है, बाकी सब पॉइंट्स में तो यहाँ पर ये फंक्शन वैसे भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल अपने आप को बता रहा है, राइट। सो मैं x टेंडिंग टू 0 या फिर h टेंडिंग टू 0 की यहाँ पे बात करता हूँ। LHD अगर मैं निकाल रहा हूँ तो फंक्शन के अंदर 0 - h डालना है, 0 - h डालूंगा तो यहाँ पे -h बनेगा, मॉड है इसलिए +h बनेगा, यहाँ पे आपके इसमें साइन के अंदर 1/-h बनेगा, एंड -f(0) की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है, एंड डिवाइड कैसे करना होता है, 0 - h मतलब -h से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा कैंसिल, राइट। लेकिन जैसे आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, हाँ यहाँ पर ऐसा लगता है कि यार ये तो नॉट डिफाइंड हो रहा है, लेकिन आप ये रियलाइज करें कि यार ये जो भी बेसिकली आपका यहाँ पे नंबर होगा, है ना, साइन के अंदर कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी जा रही है, ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पे h को एक्जैक्टली 0 डालने वाले हैं, h को तो हम यहाँ पे कोई ना कोई टेंडिंग टू 0 वाली क्वांटिटी डाल रहे हैं, मतलब 1/10 टू 0 इज अ वेरी बिग नंबर, और बहुत बड़े नंबर का भी साइन तो कोई फाइनाइट क्वांटिटी ही होता है, जबकि ये एक्जैक्टली आपका 0 बनने वाला है, तो फाइनाइट क्वांटिटी इंटू 0 ऑलवेज इज गोइंग टू गिव यू 0। एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे अपना RHD चेक करते हैं तो RHD भी आपका 0 ही निकलेगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 + h अगर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पर आपका h² हो जाएगा, साइन के अंदर भी यहाँ पर आपका 1/h आएगा,
-0 है एंड नीचे आपका इसमें यहाँ पे h-0 आएगा। अगेन यू आर गेटिंग अ सिमिलर एक्सप्रेशन जिसमें आपका आंसर कैलकुलेट करके फाइनाइट इंटू 0 की वजह से 0 ही निकलने वाला है। LHD इक्वल टू RHD मतलब फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। सो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन वाला जो आपका क्वेश्चन था Q, ये कहाँ पे जा रहा है, ये बेसिकली आपका 3 पे जा रहा है। तो सेकंड का आपका यहाँ पे 3 मैच कर रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे जब आप C को इक्वल टू 1 करते बाकी सबको 0 करते तो x माइनस जी को आपको एनालाइज करना है, ठीक है ना। तो x माइनस जी तो मेरे ख्याल से आप लोग एक बार करके ही देख लो, ठीक है ना, कि x माइनस जी हमारे यहाँ पर बन क्या रहा है एंड उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपनी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सो आई गेस दैट्स इट। x माइनस जी में एक सिंपल सी बात आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि यार जहां पे gx 0 है वहां पे तो आपको x से ही ड्रॉ करना है, जहां पे gx 0 है वहां पर तो आपको x से ही ड्रॉ करना है, ठीक है ना। समझ लो चलो एक बार, मतलब x ड्रॉ करना है मतलब क्या ड्रॉ करना है, x ड्रॉ करना है मतलब बस यही ड्रॉ करना है, समझे ना। तो ये x है, राइट, क्योंकि gx तो आपका 0 है उस पॉइंट पे। अब gx जब आपका 1 माइनस 2x होगा तो x माइनस 1 माइनस 2x कितना हो जाएगा, 3x माइनस 1 हो जाएगा। तो 3x माइनस 1 को प्लॉट कर लो, है ना, 3x माइनस 1 को इस इंटरवल में प्लॉट कर लूं, 0 डाल के -1 आएगा एंड देन हाफ डाल के आपका 3 बाय हाफ डाल के आपका 1/2 आएगा। 1/2 एक्चुअली यही वाला पॉइंट है क्योंकि ये हाफ डाल के हाफ वाला पॉइंट है, राइट। तो यहां जाके इस तरह से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपका डिसकंटिन्यूटी जा रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूटी और यहाँ पर आपका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है, बट दैट्स फाइन क्योंकि हमें यहाँ पे एक चीज नजर आ रही है कि यार ये तो x के साथ में मेजरली क्योंकि डिफाइन हो रहा है, आउटसाइड ऑफ 0 एंड 1 ये x की मदद से डिफाइन हो रहा है, मतलब ये नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा कवर यहाँ पर आपका रेंज कर लेगा और इसलिए ऑन टू फंक्शन की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये जो कैटेगरी है ना, ये सेकंड पे जाके आपका मीट कर रहा है, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पर आपको चारों ही समझा दिए हैं कि कैसे कैसे आप यहाँ पे आंसर कर सकते थे, लेकिन फिर से मैंने ये भी बताया कि भाई आप यहाँ पे इसको सॉल्व एग्जाम में कैसे कर सकते थे। तो इस चीज का ध्यान रखें क्योंकि आपके पेपर में क्या है, नंबर कमाना ज्यादा जरूरी है। आपको पूरा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कि नहीं किया कोई नहीं देख रहा है, ऑलराइट। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल आपका यहाँ पे ये भी 24 का ही सवाल है। दिस इज प्रीटी सरप्राइजिंग कि आपके इतने सारे फंक्शंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं एक साथ पूछ लिए गए हैं। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि इसके पहले है ना कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, बट बिकॉज ऑफ दैट आपका 24 का पेपर थोड़ा सा इजी भी आपको यहाँ पर फील हुआ होगा अगर आपने एंटायरिटी में अगर उसको देखा है तो। क्योंकि कैलकुलस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे यहाँ पर जो है चैप्टर्स हैं हमारे पास में, डेफिनेट इंटीग्रेशन है हमारे पास में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, एरिया है, लेकिन इन्होंने क्या है सबसे बेसिक चैप्टर जो फंक्शंस है उसी के ऊपर इतना सारा सवाल पूछ लिया और वो भी यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है। जैसे यहाँ पर इस सवाल में अगर आप देखते हैं तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, ये मतलब फंक्शनल इक्वेशन का सबसे पहला जो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट फंक्शन सिखाया जाता है वो यही है कि यार ये तो kx टाइप का ही फंक्शन होगा, तो यहाँ पे बच्चा सॉल्व ही नहीं करेगा इसको, आप लोग भी सॉल्व नहीं करोगे होपफुली, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे एफ एक्स जो है इस कैटेगरी का है और ये भी देख रखा है कि यार अगर आप इसके अंदर -3/5 डालते हैं तो आपको 12 मिलता है। तो अगर -3/5 डाल के आपको 12 मिल रहा है तो कैंसिलेशन करवा के k का वैल्यू आपको -20 मिल जाएगा, मतलब आपको फंक्शन ही मिल गया एफ एक्स मिल गया। तो अब आगे कैलकुलेशन जो भी पूछ ले भाई कहाँ ही मुश्किल आएगी हमें, ऑलराइट। सो ये हो गई हमारे एफ एक्स की बात। और वैसे यहाँ पे जो जीएक्स का डिस्कशन है वो भी अति आसान, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जी ऑफ एक्स प्लस वाई जो है वो आपको जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ वाई, ये लिटरली हमारा सेकंड वाला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वही है फंक्शनल इक्वेशन। ये पहली इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशन, ये दूसरी इंपॉर्टेंट फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट कंक्लूजन निकल कर आता है कि जी एक्स आपका कितना है, ए रेज टू एक्स के बराबर है। फिर से यहाँ पर इन्होंने देख रखा है कि आपका जी ऑफ -1/3 जो है वो किसके बराबर है, मतलब -1/3 अगर मैं डालता हूं तो a की पावर -1/3 बनता है और ये आपका 2 के बराबर है। तो अब यहाँ पे पावर -3 कर लो दोनों साइड, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 पावर करके 1/8 के बराबर यहाँ पर a का वैल्यू आ जाएगा। मतलब आपका यहाँ पर जो gx है वो भी यहाँ पे आपको पता चल चुका है, ठीक है ना, कि gx आपका क्या होना चाहिए, 1/8 की पावर में x होना चाहिए, राइट। तो आपको यहाँ पे fx gx फंक्शन काफी इजीली पता चल गए हैं। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है टू बेसिकली सब्स्टिट्यूट द इनपुट्स, है ना, और ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखानी है। चलो कर लो भाई। ओके, तो हमें यहाँ पे f of 1/4 निकालना है। ये जो आपका इसमें पूरा एक्सप्रेशन है इसके अंदर f of 1/4, यहाँ पे 1/4 डालोगे तो कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ऑलराइट। फिर उसके बाद में यहाँ पे g of -2 अगर डाल दो तो कितना हो जाएगा, पहले रेसिप्रोकल होगा फिर स्क्वायर होगा, मतलब 64 आएगा। एंड देन उसके बाद में -8 करना है एंड g of 0 कितना हो जाएगा आपका, फिर से 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो आपका इसमें क्या आंसर आता है। आपको यहाँ पर बेसिकली 13 सब्ट्रैक्ट कराना है ना, तो 51 आंसर आपका आ जाएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर था 51। लिटरली ये इस साइज का सवाल तो आप कई बार जेई मेन के अंदर भी नहीं देख पाते हैं, आपको जेई मेन के अंदर भी कई बार इससे ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। सो दीज वर प्रीटी इजी क्वेश्चंस एंड वन गुड थिंग दैट यू कैन टेक फ्रॉम दिस डिस्कशन इज कि यार मतलब जेई एडवांस में भी सिंपल क्वेश्चन आते हैं,
ढूंढने वाली बात है कि भाई कौन से चैप्टर का किस साल सिंपल क्वेश्चन आया है, वो वेरी करता है। अब हो सकता है कि इस साल आपको फंक्शंस का डिफिकल्ट क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का इजी क्वेश्चन मिल जाए, है ना, वो तो आपको पेपर में चेक करना पड़ेगा। लेकिन देयर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पे 50% नंबर लेके आ जाओ और आप एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व ना करो, एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, 50% नंबर आपके, लेकिन तब भी यहां पर जो फुल प्रूफ आ रहे हैं इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन टारगेट करके, ठीक है ना। एंड दैट एक्चुअली मींस कि आपकी काफी अच्छी रैंक यहाँ पे ऑलरेडी बनने वाली है। क्रैक तो आपने यहाँ पे आईआईटी ऑलरेडी कर लिया है, उस बात की गारंटी हो जाती है। तो 50% बेंचमार्क हमेशा आपने यहाँ पर मान के चलना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, चलिए so let's move on and let's discuss our next question. This is also from 24. This is also from 24 and again you will notice कि यार यहाँ पे बस एक्सप्रेशन ऐसा बड़ा बड़ा दिखाने के लिए इन्होंने दिखाया है, बट इफ यू नोटिस कि यार देखो ये दोनों हमारे सेम हैं, है ना, ये दोनों हमारे सेम हैं, फिर ये ब्रैकेट भी सेम है, भाई चल क्या रहा है, सभी कुछ सेम है, तो हम यहाँ पे इसको कॉमन क्यों ना निकाल लें, है ना। तो आपके यहाँ पर जो fx है वो क्या बनता है, यहाँ पे fx बनता है यहाँ पे, अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूँ x की पावर 2023, तो उसके बाद में 2024 इंटू एक्स एंड 2025, ये एक बड़ा सा ब्रैकेट है ना। उसके बाद में न्यूमरेटर में क्या बचेगा, अच्छा डिनोमिनेटर में क्या क्या कॉमन निकाला हमने, e की पावर पाई एक्स कॉमन निकाला, उसके साथ में आपका यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 भी हमने कॉमन निकाल लिया था। तो अंदर बचा क्या है, यहां से साइन एक्स बचा है, यहां से 2 बचा है। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फंक्शन fx आपको बेसिकली निकाल के बताना है। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा थॉट जो है आपका, अगर आप पीस वाइज यहाँ पे मान के चलोगे कि यार पहले मैं इस चीज को डिस्कस कर लेता हूँ, फिर इसको कर लेता हूँ, फिर इसको कर लेता हूँ, फिर इसको कर लेता हूँ, ऐसा आधे आधे ब्रैकेट्स को अगर आप यहाँ पे डिस्कस करते जाओगे रादर देन कंसिडरिंग द एंटायर फंक्शन, तो आप काफी इजीली यहाँ पर जो है चीजें कंक्लूड कर पाओगे। ऑलराइट, अच्छा एक बात और, आपको यहाँ पर थोड़ा सा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए कि हम कैसे सोचते हैं ग्राफिकली। तो हम यहाँ पे अगर अपने fx के ग्राफ के बारे में सोचें तो हमें ये देखना होता है कि भाई आपका fx का ग्राफ अल्टीमेटली एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर सकता है। fx का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही आपके यहाँ पे इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल कर आने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई दैट आउट। तो पहली बात तो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि यार कुछ चीजें बहुत ही ऑब्वियस हैं, साइन एक्स प्लस 2 कभी भी 0 नहीं होगा, ये हमेशा पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। ये e की पावर समथिंग है, मतलब ये भी पॉजिटिव है। मतलब ओवरऑल तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम चीजें हमारी पॉजिटिव ही हैं। लेकिन अब ये हमारे पास में क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, वो भी ऑड डिग्री का, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, मतलब माइनस इन्फिनिटी डाल के इसके अंदर माइनस इन्फिनिटी आएगा एंड प्लस इन्फिनिटी डाल के इसके अंदर प्लस इन्फिनिटी आएगा। ऑलराइट, मतलब चीजें नीचे से ऊपर तो जाएंगी, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं तो देखो ये कट करने वाला है, राइट। लेकिन अगर आप बस इसी चीज को एनालाइज कर लो अलग से, है ना, लेट अस से मैं इस चीज को gx नाम देता हूं, ठीक है ना, gx नाम दिया मैंने x की पावर 2023 प्लस 2024x एंड प्लस 2025। और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो आप यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस कर पाओगे। डिफरेंशिएट अगर आप यहाँ पे इसको करते हो तो 2023 के साथ में x की पावर में 2022 हो जाएगा, यहाँ पे 2024 आ जाएगा। एंड ये गारंटी करता है कि ये आपका पॉजिटिव है, क्योंकि आप यहाँ पे, है ना, एक तो इवन पावर आपने जनरेट कर ली, तो आप जो भी यहाँ पे नंबर डालते हो तो पॉजिटिव बन जाएगा, और प्लस ऊपर से 2024 आपको ऐड भी करना है, राइट। तो डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे कंक्लूड होता है कि gx आपका ऑलवेज एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। gx इंक्रीजिंग है, मतलब ये अगर एक बार ऊपर गया तो वापस नीचे नहीं आने वाला, ये अगर एक बार ऊपर गया तो वापस नीचे नहीं आएगा। ऑलराइट, अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे बस ये नोटिस करूं, क्योंकि मुझे एक्स एक्सिस के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालना है, मैं ये भी सोचते चल रहा हूं ऑलरेडी, ठीक है ना। तो मुझे यहाँ पर ये देखना चाहिए कि यार वैसे इफ यू एनालाइज तो आपको यहाँ पे ये भी दिख जाएगा कि -1 एक्चुअली इसका रूट है। -1 यहाँ पे अगर आप डालते हो तो आपको यहाँ पे 0 मिलता है, मतलब ये चीज जो है -1 डालने पे 0 हो रही है, और ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है, मतलब -1 डाल के यहाँ पर 0 हो रहा है। तो यार ये इस तरह से कुछ तो मतलब जिस भी तरह से ऊपर जा रहा है ना, लेकिन ये वापस नीचे तो देखो नहीं आने वाला, इस बात की गारंटी है। तो ये वाला फंक्शन आपका -1 डालने पे 0 बन रहा है। हालांकि अगर आप ये पता एग्जैक्टली ना करो कि ये किस पॉइंट पे 0 बन रहा है, तो भी कोई मैटर नहीं करता है इसके अंदर, क्योंकि होगा क्या, यहाँ पे कोई तो एक पॉइंट है जहां पे 0 बन रहा है। अभी के लिए चलो -1 बोल देते हैं क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया, है ना, लेकिन उससे ज्यादा पॉइंट नहीं आएंगे 0 होने वाले, क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और बाकी सब क्या कर रहे हैं, बाकी सब तो यहां पर इस फंक्शन का बस जो मैग्नीट्यूड है उसको चेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, मतलब इस रीजन में 1 के बाद में वापस नेगेटिव होने का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा। और जब ये नेगेटिव है तो बाकी सब मल्टीप्लाई करके भी पूरा एक्सप्रेशन भी नेगेटिव है ना, मतलब जब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, और जब ये 0 है तब आपका पूरा एक्सप्रेशन भी 0 है, राइट। तो आपका ग्राफ ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करने के बाद भी ऐसे ही कुछ बनेगा, एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है अपने फंक्शन का
विच गिव्स अस द रिजल्ट कि भाई आप यहाँ पे ना एक ही बेसिकली इसका सॉल्यूशन एक्सपेक्ट करो। जिस तरह से आप यहाँ पे इस जीएक्स फंक्शन का ग्राफ इमेजिन कर रहे हैं, ओवरऑल ये सारी चीजें मल्टीप्लाई करके भी ग्राफ का नेचर लगभग वैसे ही कुछ तो रहने वाला है, समझ रहे हो? वैसे ही कुछ तो रहने वाला है। मतलब जहां पे ये नेगेटिव है वहां पे पूरा फंक्शन एफ भी नेगेटिव है, जहां पे जीएक्स पॉजिटिव है वहां पर पूरा फंक्शन भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रूट आप एक ही यहाँ पर बेसिकली है ना कंक्लूड कर सकते हैं, राइट। सो नाउ फाइनली वी आर मूविंग टू जेईई एडवांस 2022 का सवाल। एंड ये सवाल थोड़ा तो भी बेटर है ना, 2022 का है। तो आपने यहाँ पे नोटिस किया कि 23 में हमारे पास में भी यहाँ पे कोई सवाल नहीं है। बड़ो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, क्योंकि जैसे कोई सवाल है, लेट्स से वो मैट्रिसेस का क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर क्या है, बहुत सारी चीजें थी एंड में यहाँ पे किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमा की वैल्यू निकालनी थी। तो कुछ बुक्स में वो बेसिकली फंक्शन चैप्टर में दे दिया जाता है ना। एंड हम अगर उसको मैट्रिसेस में डिस्कस कर चुके हैं तो हम यहाँ पे फिर उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है जो अभी यहाँ पर जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसके अंदर 23 में तो हमें यहाँ पे कोई सवाल नहीं मिला है। ऑलराइट, जो फंक्शंस के अंदर कैटेगराइज किया जाए, हो सकता है कि फंक्शन के साथ में यहाँ पर जो है, क्योंकि एओडी का भी काम था तो वो एओडी में अभी हम डिस्कस करेंगे, या फिर फंक्शंस के साथ में कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का भी इन्वॉल्वमेंट था तो हम वो डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन 23 में अभी प्योर फंक्शन का तो कोई सवाल नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करना चाहते हैं दैट इज फ्रॉम जेईई एडवांस 2022। ऑलराइट, तो यहां पर देखने में ऐसा लगता है कि हाँ यार फिर से देयर इज अ चैलेंज, बट मैं बता रहा हूं जितना आपको देखने में बुरा लगेगा देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो शायद उतना ही ईजी हो। क्योंकि वो होता है ना कि किसी के पास में अगर पैसा नहीं है तो वो और ज्यादा कोशिश करता है कि नहीं बाकी लोगों को ऐसा लगे कि मेरे पास में बहुत पैसा है ना। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि यार दिखाने के दांत है ये, है ना, खाने के नहीं है, दिखाने के हैं। तो देयर इज अ चांस कि जब अननेसेसरी यहाँ पर एफर्ट मार के ऐसा लगता है कि यार कुछ बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करिए, जैसे ये सवाल था हमारा, कुछ बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करिए, है ना, वैसे इसको भी कुछ बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करिए, तो देयर इज अ गुड चांस कि ये उतना ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं वैसे। राइट, तो एक बार देखो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि यार आपके पास में ना जी थीटा नाम का कोई एक फंक्शन है, लेकिन वो एफ थीटा पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियसली हमें एफ थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एफ थीटा यहाँ पर जो बड़ा से यहाँ पर डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में आपको फंक्शन देके रखा है, तो मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। अब जब आप इसको ओपन करने जाओगे तो ये तो तब भी ठीक है, लेकिन अगर आप इसको देखते हो तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर लगना चाहिए सस्पिशियस, है ना। सस्पिशियस इसलिए लगना चाहिए कि यार ये साइन पाई कौन लिखता है, यार कौन लिखता है साइन पाई? लिखा है आपने कभी साइन पाई? आप साइन पाई की जगह जीरो लिखते हो ना, साइन पाई की जगह आप जीरो लिखते हो, कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता। तो इसने लेकिन लिखा है, ये कुछ छुपाना चाह रहा है, ये कुछ छुपाना चाह रहा है, ठीक है ना। कॉस पाई बाय 2 ये भी जीरो ही होता है, जीरो क्यों नहीं लिखा इसने? कुछ छुपाना चाह रहा है। tan पाई भी जीरो ही होता है। अच्छा, ये डायगोनल पे हमें 0 0 0 नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए इसने यहां पर जो है इस तरह का गेम हमारे साथ में खेलने की कोशिश करी है, लेकिन डायगोनल पे है तो देखो 0, राइट। अच्छा, फिर यहां पे हम देखते हैं कि यार ये साइन और ये कॉस, इनमें कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या? वैसे इनमें कुछ कॉम्बिनेशन बन सकता है कि इनमें, क्योंकि इनमें तो कॉम्बिनेशन देखो बन ही रहा है। यहां पर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर पाई बाय 4, इसके अंदर 4 बाय पाई है। ये दोनों क्वालिटीज कैसी हैं? एक दूसरे की नेगेटिव है। मैं इसको बेसिकली पाई बाय 4 की पावर -1 बोल के माइनस को बाहर निकाल सकता हूं, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के नेगेटिव हैं। वैसे ही आप यहां पे एक बार करके देखो कि आपके पास में ये जो पर्टिकुलर tan वाला वैल्यू है, tan के साथ में जो आपको यहाँ पे थीटा माइनस पाई बाय 4 कोई लिख के दे रहा है, राइट, इसको आप क्या बोल सकते हो? इसको आप अगर यहाँ पे बोलना चाहो तो अब इसको tan के साथ में पाई बाय 4 एंड अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कर लूं तो क्या कर सकता हूं मैं इसके अंदर? सोच के देखो, मैं यहां पर जो है ऐड कर रहा हूं एंड देन सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं पाई बाय 4, तो पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट किया तो पाई बाय 2 बन गया, राइट। और यहां से माइनस साइन कॉमन निकालो पहले, तो पाई बाय 2 माइनस समथिंग बनेगा, माइनस साइन लेकिन पहले कॉमन निकालो, माइनस साइन कॉमन निकाले तो आपके यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस समथिंग बना, ये समथिंग कुछ ऐसा है, ऑलराइट। एंड tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट थीटा होता है, लेकिन बाहर माइनस का साइन ऑलरेडी आ चुका है, तो ये क्या हो गया आपका माइनस ऑफ कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा हो गया, विच इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अच्छा यहाँ पर इसी का नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कॉट ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4, यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो माइनस ऑफ कॉट ऑफ थीटा प्लस पाई बाय 4 आया। मतलब ये एक्चुअली क्या बनने वाला है, अगर आप चाहो तो इसको भी एक बार चेक करके देख सकते हैं। चेक तो पूरा ही करना चाहिए हालांकि, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको कन्वर्जन बताया वैसे इसको करूं तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट एक्चुअली बन गया है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है अगर वो ऑड ऑर्डर का है तो उसकी वैल्यू तो 0 ही होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो आपने नोटिस करनी थी वो ये है कि यार इसको तो हटाओ अलग, ये तो है ही नहीं इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ऑलराइट। ये दिया है उन्होंने इस वजह से कि यार आधे बच्चे इसको देख के ही छोड़ दें, राइट, लेकिन हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये तो हटाओ अलग। फिर हम यहाँ पे आते हैं अपने एफ थीटा के ऊपर। एफ थीटा हम यहाँ पे देखते हैं कि अच्छा ठीक है चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बीच में क्या है यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव होता रहा है डायगोनल के अबाउट, लेकिन डायगोनल पे सारे 1 है, डायगोनल पे अगर सारे 1 है
देन डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट कि कुछ आएगा सॉल्व करके। सो एफ थीटा, लेकिन चलो ठीक है, वैसे भी आप क्या है, हाफ के साथ में इतना सही सॉल्व करना है तो ये तो हम कर ही लेंगे वैसे भी। तो वन के साथ में कितना आ रहा है, वन के साथ में आपका वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। उसके बाद में आपका माइनस साइन थीटा के साथ में कितना आ रहा है, माइनस साइन थीटा के साथ में अगर आप यहाँ पे देखते हो तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस साइन थीटा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद में वन के साथ में कितना आ रहा है, वन के साथ में अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा एंड वन, तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आपको फिर से एक बार मिल रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा वाला ब्रैकेट आपको दो बार मिला, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसका हाफ हो गया, तो मतलब एफ थीटा अल्टीमेटली यहाँ पे आ गया है एक सिंपल सा फंक्शन विच इज वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर ये आपको मिल गया है तो अब आप यहाँ पे अपने जी फंक्शन के ऊपर डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, विच इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ एफ थीटा माइनस वन। तो एफ थीटा में से अगर आपने वन हटा दिया तो साइन स्क्वायर हो गया, उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना बस कि मॉड ऑफ साइन थीटा आपको लिखना होता है, क्या लिखना होता है, मॉड ऑफ साइन थीटा, ऑलराइट। अच्छा, वैसे ही हम यहाँ पे जब अगला वाला देखते हैं तो क्या है, यार यहाँ पे पहले तो फंक्शन के अंदर पाई बाय टू माइनस थीटा कर दो, पाई बाय टू माइनस थीटा यहाँ पे कर दिया तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और फिर वन हटा दो तो ये कॉस स्क्वायर हो जाएगा, उसका अंडर रूट ले लेंगे तो यहाँ पर मॉड ऑफ कॉस आ जाएगा, राइट। अगेन क्योंकि ये फंक्शन आपका क्लास में डिस्कस्ड रहता है, मॉड ऑफ साइन थीटा प्लस मॉड ऑफ कॉस थीटा बहुत फेमस चीज है जो हम पीरियोडिसिटी डिस्कस करते समय यहाँ पे फंक्शन चैप्टर में डिस्कस करते हैं। तो ये देखते से है ना, एग्जाम में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार हमारा डिस्कस्ड फंक्शन अभी डिस्कशन में आया है, डिस्कस्ड फंक्शन सॉल्व कर समय डिस्कशन में आया है, ठीक है ना। लेकिन चलो हमारे पास में अब जो एफ थीटा सॉरी जी थीटा जो हमारे पास में यहाँ पर बना है, दैट इज वेरी कॉन्फिडेंस वाला फंक्शन हमारा। तो सवाल आगे पूछ क्या रहा है, let px be the quadratic polynomial whose roots are the maximum and minimum value of the function g theta एंड उसके साथ साथ आपका p2 का जो वैल्यू है 2 माइनस रूट टू है। तो हमें यहाँ पे इनमें से क्या सही है क्या गलत है बेसिकली आइडेंटिफाई करना है। मतलब आ जाके बात यहाँ पे क्या अटकती है कि जी थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर आप नोटिस करते हैं कि यार देखो ये मॉड लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे देखो नेगेटिव तो होने नहीं वाला, राइट। मैं यहाँ पर अगर और एक चीज नोटिस करूं तो एक बहुत ही शानदार चीज आपको बताता हूँ, है ना। हमारे पास में जो ये फंक्शन है इसका पीरियड अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आता है पाई बाय टू। ये चीज भी क्या है, थ्योरी में बहुत बार पता होती है, इसलिए आपको अगर ऑलरेडी याद है तो वेरी गुड, है ना। अदरवाइज आप यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाय टू प्लस थीटा लिखने से फर्क नहीं पड़ता, वापस वही चीज आपको मिल जाती है, राइट। बहुत बार बच्चों को लगता है कि यहाँ पर इसका पीरियड जो है 2 पाई होना चाहिए, नहीं, लेकिन पाई भी हो सकता है और पाई बाय टू भी हो सकता है, एंड पाई बाय टू इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पे पाई बाय टू ले सकते हैं। लेकिन जैसे मैं कहता हूं कि मेरा पीरियड पाई बाय टू है, तो एक पीरियड में अगर मैं अपना पूरे फंक्शन का एनालिसिस कर लूं मैक्सिमम मिनिमा का, तो उसके बाहर तो चीजें वैसे भी नहीं जाएंगी, क्योंकि एक पीरियड में जो हो गया है वही बार बार रिपीट होने वाला है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपने पूरे एनालिसिस को जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में ही रख सकता हूं। मैं जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में अगर एनालिसिस कर लूंगा तो वो जो भी एनालिसिस होगा मैक्सिमम मिनिमा का वो कंप्लीट एनालिसिस होगा, मुझे डरने की जरूरत नहीं है, उसके बाहर कुछ और तो नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। अच्छा, तो हम यहाँ पे जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच का जैसे डिस्कशन करने के बारे में सोचते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि यार फिर तो मॉड लगाने की भी जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही लिख लो, और फिर आप यहाँ पे इसका मैक्सिमम मिनिमा डिफाइन कर सकते हैं कि भाई अगर ये जो है मिनिमा भी अगर आप यहाँ पे सोचते हो तो इसका 1 आएगा, मैक्सिमम अगर सोचते हो तो रूट 2 आएगा, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस रूट 2 मत बोल देना, यही गलती है इसके अंदर। बस अगर आप यहाँ पे केयरफुल नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे जल्दबाजी में आप बोले, इनफैक्ट ये मॉड भी अगर आपने लगाने का रह गया है तो यहाँ पर भी सिली मिस्टेक होती है बहुत बार बच्चों से कि वो डायरेक्टली इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ही बोल देते हैं। बिकॉज ऑफ दैट मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पर वो माइनस रूट टू और रूट 2 बोलते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप इसका मैक्सिमा देखेंगे तो रूट 2 तो ठीक है, जी थीटा का जो मैक्सिमा है वो तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से रूट 2 है, लेकिन क्योंकि आप जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में ही है, या फिर यहाँ पे सोच सकते हो कि यार आपका मॉड लगा हुआ है तो नेगेटिव वैल्यू आएगा कहाँ से, नेगेटिव तो नहीं आएगा, है ना। तो मिनिमम वैल्यू आपके यहाँ पर जो निकल कर आएगा, है ना, वो एंड पॉइंट्स पे आप यहाँ पे जब चेक करते हैं, चाहे आप यहाँ पे जीरो डालो चाहे पाई बाय टू डालो, जीरो डालोगे तो भी बनाएगा, पाई बाय टू डालोगे तो भी बनाएगा, तो 1 आपका यहाँ पर मिनिमम वैल्यू एक्चुअली बनता है, राइट। तो ये है इसके अंदर थोड़ा सा अच्छा डिस्कशन जहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर गलती ना करें, इस बात का ख्याल रखना होता है। एंड आपके पास में अब क्या आया है, px आपके इसमें आ गया है, क्योंकि वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके रूट्स यही है। तो px मतलब आपका क्या होना चाहिए, px आपका यहाँ पर होना चाहिए समथिंग टाइम्स ऑफ x माइनस वन इंटू एक्स माइनस रूट टू। ये समथिंग बेसिकली यहाँ पर लैम्डा लिखना जरूरी है क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट अभी हमें नहीं पता, लेकिन इसके लिए उसने यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया है कि आपका p2 का वैल्यू 2 माइनस रूट 2 है, राइट। तो नाउ x इक्वल टू 2 अगर मैं यहाँ पे इनपुट में डालता हूँ तो p2 बनेगा और ये बनेगा लैम्डा टाइम्स ऑफ 1 इंटू 2 माइनस रूट 2, और इसका वैल्यू उसने खुद ने 2 माइनस रूट 2 देके रखा है, तो अल्टीमेटली लैम्डा का वैल्यू यहां से बना जाए, मतलब ये जो बना है यही हमारा क्या है, यही हमारा px है। तो नाउ px इज प्रीटी वेल नोन टू अस, और अब हम यहां पर जो है इसको एनालाइज करना चाहते हैं, ठीक है ना। px जो हमारा यहां पे अल्टीमेटली निकला है वो निकला है x माइनस वन इंटू एक्स माइनस रूट 2।
x माइनस वन इंटू एक्स माइनस रूट टू। मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यार ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है जो 1 और रूट टू पे कट करके ऊपर जा रहा है, राइट। अब आप इसका एनालिसिस देखो कितने इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर भी बच्चे क्या है, अगर एनालिसिस जिस तरह से बता रहा हूँ ऐसा अगर नहीं करेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही है, जबकि ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप यहाँ पे काफी जल्दी इसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला इनपुट है आपका बहुत ही गंदा सा 3 प्लस रूट टू अपॉन 4, 3 प्लस रूट टू अपॉन 4। सोच के देखो, अगर ये 3 की जगह 3 रूट टू होता, इस तरह से एनालाइज करते समय कभी भी आपको यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू नहीं यूज करके उसके आसपास वाली वैल्यू यूज करने में अगर कन्वीनियंस मिल रहा है तो आपने वो करना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि यार यहाँ पे 3 नहीं होके 3 रूट टू होता तो कितना बढ़िया होता, क्योंकि अगर तो ये 3 रूट टू होता तो इसके साथ में मिलकर 4 रूट टू हो जाता, ऊपर नीचे से 4 कैंसिल होता, मतलब यहाँ पे रूट टू आता। तो ये रूट टू तब आता जब मैं 3 की जगह 3 रूट टू यूज करूंगा तब। तो अभी तो मतलब मेरा इनपुट छोटा है ना उससे, अभी मेरा इनपुट उससे छोटा है, मतलब मैं रूट टू के पहले ही किसी आउटपुट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। और ये जो है ये फॉर श्योर कैसा है, 1 से बड़ा है, क्योंकि रूट टू मतलब 1.414, ये 3 प्लस 1.414 मतलब 4 से बड़ा है, तो 4 मतलब 4 पॉइंट समथिंग अपॉन 4 करके 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। तो 1 से बड़ी वैल्यू है लेकिन रूट टू से छोटी वैल्यू है, तो ऐसे इनपुट पे आपका ग्राफ क्या बता रहा है, आपको नेगेटिव वैल्यू बता रहा है, मतलब ये ऑप्शन आपका एकदम सही है, समझे। वैसे यहां पर एक बार आप ट्राई करो कि मेरे पास में 1 प्लस 3 रूट टू बाय 4 है, मैं क्या सोच सकता हूं इसके अंदर कि अगर 1 की जगह रूट टू हो तो क्या होगा, 1 की जगह रूट टू हो तो मैं यहां पे गारंटी से कह पाऊंगा कि यार ये रूट टू बन रहा है। लेकिन अभी तो मैंने रूट टू नहीं है ना, अभी तो मेरे पास में क्या है 1 ही है, मतलब ये रूट टू से छोटा है कोई वैल्यू, मतलब ये जो वैल्यू है ओवरऑल ये रूट टू से छोटा है। रूट टू से छोटा अगर थोड़ा सा है इसका मतलब क्या है, यहां पर फिर से नेगेटिव आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था, मतलब ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। यहां पे देखते हैं 5 रूट टू माइनस 1, 5 रूट टू माइनस 1, अगर ये हमारा 5 होता, केवल 5 रूट टू की जगह केवल 5 होता, सोचो अगर 5 रूट टू की जगह केवल 5 होता तो ये 1 बनता, मतलब अभी ये 1 से तो देखो बड़ा ही बना है, ऑलराइट 1 से बड़ा बना है। देन एक और चीज यहां पे नोटिस करो कि अगर यहां पे मैं 1 ले रहा हूं, 1 की जगह रूट टू लेता तो क्या होता, 1 की जगह अगर मैं रूट टू लेता तो यहाँ पे 5 रूट टू माइनस रूट टू मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर 4 रूट टू, ऊपर नीचे से 4 कैंसिल करके रूट टू आता, राइट। तो अभी तो मैंने 1 सब्ट्रैक्ट किया है ना, अभी जब मैं रूट टू सब्ट्रैक्ट करूंगा तब जाके मुझे रूट टू आंसर मिलेगा सॉल्व करके, लेकिन अभी तो मैंने छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करी, मतलब मेरे पास में अभी जो इनपुट इसने क्वेश्चन में दिया है वो बड़ा है, किससे बड़ा होना चाहिए, रूट टू से बड़ा होना चाहिए। और जैसे आप कहते हो कि रूट टू से बड़ा आपका इनपुट है, वैसे आप कंक्लूड कर सकते हो कि आपका आंसर पॉजिटिव ही निकल कर आएगा, मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड सिमिलरली यहां पर आप देख सकते हैं कि 5 माइनस रूट टू बाई 4, ये तो हालांकि डायरेक्टली भी देखा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर क्या है रूट टू 1.414 है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते तो 4 एंड फर्दर छोटा हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 4 से डिवाइड करके आपको फ्रैक्शन मिलता है, सॉरी हाँ 4 से डिवाइड करके आपको फ्रैक्शन मिलता है। और फ्रैक्शन अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो आपका जो आंसर आना चाहिए फ्रैक्शन पे वो कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर से इन्होंने नेगेटिव देके गलत किया है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका फाइनली सब कुछ करने के बाद में आंसर आता है ए और सी। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है अगर आप इस ऑप्शन चेकिंग को भी मिला लेते हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर जे एडवांस लेवल को टच कर रहा है ना। अदरवाइज तो जो ये चल रहा है, हाँ वैसे मैं इस क्वेश्चन को तब भी एक बार के लिए बेटर मानूंगा ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, है ना। ये तब भी थोड़ा सा बेटर है क्योंकि क्या इसके अंदर थोड़ा सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी डिस्कशन है, थोड़ा आपका यहाँ पर जो है डिटरमिनेंट कैलकुलेशन है, फिर उसके बाद में आपका मॉड का यहाँ पर जो इस्तेमाल पता होना चाहिए बच्चे को, फिर यहाँ पे 0 से लेकर पाइवट के बीच में एनालिसिस में यहाँ गलती नहीं करना है। तो हर एक पॉइंट पे गलती होने के चांसेस काफी है, मतलब ये अच्छा सवाल है वैसे। तो माइनस रूट टू और रूट टू कई बार बच्चे यहाँ पर ले लेते हैं और फिर उनके आंसर्स यहाँ पे मैच नहीं करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, और एंड में यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको ऑप्शन चेकिंग बताया वो भी अगर आपको नहीं चमक रहा है तो आपको यहाँ पे लग सकता है कि यार थोड़ा सा वियर्ड हो गया है। अगर आप यहाँ पे सोचो कि अरे मुझे तो फंक्शन पता चल गया है, मुझे फंक्शन पता चल गया, मैं तो इसके अंदर डाल के देखता हूँ, तो आप यहाँ पे सोचो क्या करोगे अगर आपने यहाँ पे इस तरह से नहीं एनालाइज किया कि भाई आप 3 प्लस रूट टू अपॉन 4 यहाँ डालोगे, फिर यहाँ भी डालोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये चेक करोगे क्या कि आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है ना। वो भी कर सकते हैं, लेकिन भाई उसके अंदर आपको थोड़ा सा पेनफुल फीलिंग आ सकती है, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा सजेशन है इसके अंदर। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 2020 डायरेक्टली यहाँ पर जो है आप देखने के लिए मिल रहा है सवाल हमें, एंड ये सवाल फिर से आपका बहुत ही बेसिक एकदम क्लास इलस्ट्रेशन लेवल का आपके यहाँ पे सवाल आ गया है। एफएक्स फंक्शन में आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एफएक्स फंक्शन में आपके इसमें यहाँ पे मॉड एक्स एंड उसके साथ में एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो यार एक बात तो मुझे यहाँ पर बताओ कि ये क्या क्या पूछ रहा है, 1 1 ऑन टू इनटू टाइप की चीजें यहाँ पर हमें पूछ रहा है, 1 1 मैनुअल। तो ये जो एफएक्स फंक्शन है आपका,
इसके अंदर एक बात तो क्या ये आपको क्लियर हो रही है कि यार ये चीज आपका इवन सेक्शन है और ये आपका ऑड है, और इवन इंटू ऑड करके आपको ऑड फंक्शन मिलता है, तो ये ऑड फंक्शन है, मतलब माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, इनफैक्ट जीरो डाल के जीरो भी है, मतलब ये ऑड फंक्शन की कैटेगरी में एकदम सही बैठ रहा है। ऑड फंक्शन की कैटेगरी में अगर आपके यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है ना, और ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब ऑन टू तो ये वैसे भी प्रूव हो गया, इसमें क्या चेक करना है, ऑन टू तो हो ही गया, ये तो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, और यहाँ पे कंटिन्यूटी का भी इशू नहीं है, ऐसे नहीं कि सर बीच में कुछ वैल्यूज रह गई, जैसे यहाँ पे इसमें होता है ना, अपने कोजेक में होता है, लेटर से कोजेक भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी जाता है, लेकिन -1 और 1 के बीच में कुछ नहीं आता है ना, वैसे भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ये आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। सो ऑन टू तो इसने होना ही है, इसका पूरा यहाँ पर जो आपका रेंज है वो कवर हो जाएगा, कोडोमेन और रेंज सेम आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर वन वन और मेनी वन की। अब वन वन मेनी वन के अंदर आप यहाँ पर क्या डिस्कस कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने जो क्या कहना चाहिए, आप यहाँ पर मेरे ख्याल से इसके अंदर कह सकते हैं कि आप डिस्कस कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालें, लेकिन डेरिवेटिव निकालने से बेटर मुझे एक चीज और लगती है, आप यहाँ पर ये देखो कि यार ये दोनों ही फंक्शंस अपने आप में क्या इंक्रीजिंग कैटेगरी में आते हैं क्या, है ना। आप ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑड है ना, तो आप अभी के लिए केवल जीरो से आगे के लिए एक बार डिस्कस करके देखो। जीरो से आगे के लिए आपको यहाँ पर पता है कि देखो आपका जो एक्स है वो ऊपर ही जा रहा है, और एक्स माइनस साइन एक्स भी आपके यहाँ पर ऊपर ही जाएगा, एक्स माइनस साइन एक्स भी आपका ऊपर ही जाने वाला है। एक्स माइनस साइन एक्स का ग्राफ याद है ना, हमने यहाँ पे क्लास में इस तरह का स्नेक वाला ग्राफ जो डिस्कस करते हैं, एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ना, वैसे इसका ग्राफ आएगा, ये भी ऊपर ही जा रहा है, ये भी ऊपर ही जा रहा है, तो यार यहाँ पे ऊपर ही जाएगा ना यार, ठीक है ना। तो मतलब ये वन वन ही आने वाला है, अगर आप चेक नहीं बिना किए भी अगर केवल एनालाइज करना चाहो तो यहाँ पर ये जीरो के आगे वन वन आ रहा है, और जीरो के आगे अगर ये वन वन है तो ऑड फंक्शन होने की वजह से भाई नीचे भी आपको वन वन ही रखना पड़ेगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स में आपको यहाँ पे केवल साइन का ही डिफरेंस मिलता है और कोई डिफरेंस नहीं मिलता। तो ये जेई एडवांस का सवाल है, और अगर आप इन बातों को समझ पाए हैं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसके अंदर सी आंसर इस पॉइंट पे मार्क कर सकते हैं कि हाँ ये वन वन तो है और ऑन टू भी है ना, ये फंक्शन आपका वन वन ऑन टू हम डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर यहाँ पे उतना कंफर्टेबल फीलिंग अगर लेटर से नहीं आ रही है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए x ग्रेटर देन 0 करो, है ना, और यहाँ पर अपना fx एक बार डिफाइन करो, विच इज x स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, एंड देन आप यहाँ पे इसको सच में डिफरेंशिएट करो, है ना, क्योंकि लास्ट रिसोर्ट फिर आपके इसमें यही रहेगा, यहाँ पे 2x माइनस साइन एक्स एंड उसके साथ में माइनस एक्स कॉस एक्स आपको मिलेगा, ठीक है ना, माइनस एक्स कॉस एक्स, राइट। ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि हाँ ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, लेकिन हाँ थोड़ा दिमाग आपको डेफिनेटली लगाना पड़ेगा। ये जो आपके पास में 2x है इसको कंबाइन करो एक बार जो है sin x के साथ में, और एक बार कंबाइन करो इस x को इस x cos x के साथ, ठीक है ना। तो अब एक बार मुझे बताओ कि क्या ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों पॉजिटिव हैं क्या? दोनों ही ब्रैकेट्स आपके पॉजिटिव हैं, दिख रहा है सर बच्चों को? क्योंकि ये तो आपका ग्राफ आपको याद ही होगा, है ना, कि आपका sin x और x में यहाँ पर जो आपका रिलेशन होता है वो कैसे होता है, आपका यहाँ पर जो x है वो ऐसा होता है और sin x आपका ऐसा होता है, राइट। तो ये वाला जो सेक्शन है बस यहीं पे कुछ पॉसिबिलिटी थी कि साइन थोड़ा सा यहाँ पे टक्कर दे पाएगा, लेकिन वो भी यहाँ पे टक्कर नहीं दे पाता है, साइन आपका नीचे रहता है हमेशा, ठीक है ना। बाकी जब x ऊपर निकल गया तब तो साइन की औकात ही नहीं है ना, तो यहाँ पर इसको नेगेटिव कर पाए, तो ये आपका पॉजिटिव बनेगा और ये भी आपका पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि आप यहाँ से x कॉमन निकाल के देखो तो ये 1 माइनस कॉस एक्स बनेगा, कॉस एक्स भी यहाँ पर जो है क्या नहीं कर सकता, 1 वाली वैल्यू को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये क्या कंक्लूड हो जाता है, यहाँ से पॉजिटिव कंक्लूड हो जाता है, और पॉजिटिव अगर कंक्लूड हो गया मतलब यहाँ पे आपका इस सेक्शन में क्या ग्राफ आ गया है, इस सेक्शन में आपका इंक्रीजिंग ग्राफ आ गया है, और इस सेक्शन में अगर ऐसा बन रहा है तो ऑड फंक्शन की वजह से इस सेक्शन में भी ऐसा ही आपका ग्राफ बनना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल ही लाइन बना दी, लाइन नहीं बनेगी, जो भी बनेगा लेकिन, है ना, जो भी इस तरफ बनेगा वही इस तरफ भी आपका बनना चाहिए। तो ये क्या है, 1 1 इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो, इंक्रीजिंग नेचर बोल के आप यहाँ पे 1 1 कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना, डन। तो ये है आपकी कहानी। हालांकि ये वाला क्वेश्चन तो हमने ओरली भी सॉल्व कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, एंड इसके बाद भी आए हैं कुछ सवाल इस तरह के, लेकिन मोस्टली जेई मेन के अंदर इस तरह के सवाल देखने के लिए मिले हैं, राइट। एफएक्स आपको दे दिया जाता है और यहाँ पे कुछ चीजों का यहाँ पे एडिशन पूछा जाता है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, नोटिस करते हैं कि देखो इन दोनों के जो इनपुट्स हैं इनमें खास बात क्या है कि अगर मैं इसको x बोलता हूं तो ये ऑटोमेटिकली 1 माइनस एक्स है, राइट। सो देयर इज सम रिलेशन बिटवीन द इनपुट्स। सो लेट अस ट्राई दिस, यार आपका fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स कितना बनता है। तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि 1 ही बन जाता है, 4 रेस टू एक्स 4 रेस टू एक्स प्लस 2, है ना। ये तो क्या है कि क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्कस्ड क्वेश्चन है तो मैं ज्यादा इसके ऊपर समय नहीं देना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में, बट
आपने अगर नहीं देखा है देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन। आपका यहाँ पर क्या बनता है 4 अपॉन, अगर मैं 4:x से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हमारे पास में बनता है, फिर हम यहाँ से 2 ऊपर नीचे कैंसिलेशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x अपॉन 4x प्लस 2 एंड देन उसके बाद में यहाँ पे 2 अपॉन 2 कैंसिलेशन के बाद में ऐसा आपका यहाँ पे बचता है। एंड अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें तो क्लियरली आपका 1 आता है। तो जैसे आप कहते हैं कि यार अगर आपके इसमें यहाँ पे इनपुट्स के अंदर रिलेशन है कि यार उनका एडिशन 1 आ रहा है, अगर इनपुट्स का एडिशन 1 आ रहा है, अगर इनपुट्स का एडिशन 1 आ रहा है तो उनके आउटपुट्स का एडिशन भी 1 ही आएगा, है ना। तो हमारे यहाँ पे ऐसे कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि देखो हमारे पास में 1 से लेकर 39 तक ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो हमारे पास एक टर्म बीच वाला यहाँ पर बच जाएगा, है ना, विच इज बेसिकली 20/40। 20/40 बच जाएगा, बाकी सारे आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, है ना। मतलब आपके यहाँ पे 19 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे और 19 टाइम्स आपका यहाँ पे 1 आने वाला है, 19 टाइम्स आपका 1 आने वाला है। उसके बाद में एक जो बीच में बच जाएगा दैट वुड बी f ऑफ 20/40। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्वेश्चन में यहाँ पे f ऑफ हाफ अलग से माइनस साइन के साथ में देके रखा है, तो 19 ही यहाँ पर आपका फाइनल आंसर बनता है, ठीक है ना। ऑलराइट, सो विद दैट फंक्शंस का हमारा डिस्कशन इसके साथ में खत्म होता है। काफी यहाँ पर जो है इजी सवाल देखने के लिए मिले हैं। अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट में अपना टेस्टिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे J1 की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, J1 की ऐप पे भी जा सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट वाली फीलिंग लेनी है तो onelearn.in पे जाओ और उसके अंदर आपको सिमिलर यहाँ पे PYQ सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। एंड फर्दर आपके यहाँ पे फ्री टेस्ट भी हैं, आप उनको भी यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप यहाँ पे बैचेस के साथ में पढ़कर अपना आगे की पढ़ाई करना चाह रहे हैं देन दोज आर ऑल्सो अवेलेबल। एंड आई गेस आप सभी के लिए आई गेस इन्फिनिटी जो बैच है वो काफी सही रहेगा, बिकॉज ये ड्रॉपर्स के लिए बैच है जो बेसिकली अगले साल के लिए बच्चों को रेडी कर रहा है। लाइव क्लासेस रहेंगी, आपके जो फेवरेट टीचर्स है वही यहाँ पर आपकी क्लासेस लेने वाले हैं, अफोर्डेबल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर है ना इट इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि एक कंसिस्टेंट टीम ऑफ टीचर्स चाहिए होती है जो आपको पूरे साल भर यहाँ पर जो है सपोर्ट करें, आपके लिए मटेरियल बनाएं, आपके लिए यहाँ पे क्लासेस लें, आपके लिए टेस्ट बनाएं, आपके लिए आगे चल के रिविजन करवाएं। बहुत सारा यहाँ पर जो है एक फ्लो अच्छे तरीके से जब बन जाता है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा इजीली सारी चीज़ें करते आती हैं। तो आई वुड तो डेफिनेटली रिकमेंड कि आपने यहाँ पे इन्फिनिटी बैच के साथ में अपनी पढ़ाई आगे करना चाहिए अगर आप ड्रॉप लेने के बारे में सोच रहे हैं तो। वैसे अगर आप यहाँ पे 11th और 12th में हैं देन एनर्जी बैच एंड प्रोडिजी बैच इज समथिंग दैट यू कैन ऑप्ट फॉर। अगेन वेरी वेरी अफोर्डेबल बैचेस फ्रॉम द J1 टीम, ऑलराइट। एंड आई गेस दैट्स इट। चलिए मिलते हैं फिर यहाँ पे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।